प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं। अर्थात आज की वीडियो क्लास में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है, इसको समझेंगे, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से अवश्य पूछा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को यह तो जानकारी होनी ही चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो आज हम संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बातें करेंगे और मैं आपको इसे इस रूप में समझाऊंगा कि आप कभी भी इसको भुला नहीं पाएंगे और इतने अच्छे से समझ जाएंगे। अभी तक आपने रटा होगा, बाकी आज मैं इस रूप में समझाऊंगा कि आप आसानी से संसदीय शासन प्रणाली है क्या चीज़, इसको समझ जाएंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में आपके जो मित्र मंडली के हैं, राजनीति विज्ञान से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, उनको भी हमारे YouTube चैनल से अवश्य अवगत कराना, जिससे कि सभी विद्यार्थियों का हित हो सके। सभी विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है, सभी विद्यार्थियों की सफलता ही मेरी सफलता है। चलिए, संसदीय शासन प्रणाली क्या है देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वास्तव में मैं सबसे पहले इसकी बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करता हूँ। इस पृष्ठभूमि में से भी 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, वास्तव में संसदीय शासन प्रणाली की जो जननी है वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। क्या कह रहा हूँ मैं? ब्रिटेन। मतलब संसदीय शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन है। इसी के साथ में मंत्रिमंडल की जननी भी ब्रिटेन है और सभी संविधानों की जननी भी ब्रिटेन है। तो इसका मतलब ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को समझना निहायत जरूरी है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। जब मैं ब्रिटिश राज व्यवस्था को समझा रहा हूँगा उस समय अलग से ब्रिटेन के बारे में संसदीय व्यवस्था को मैं समझाऊंगा। यहाँ तो आपको इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में संसदीय शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? ब्रिटेन है। और हमने ब्रिटेन से ही संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। मतलब भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है। अब हमें ये समझना है कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या चीज। ठीक है, देखिएगा भाई, सर्वप्रथम आपसे ये कहना चाहूँगा कि राजनीति विज्ञान विषय की जो केंद्रीय विषय वस्तु होती है वो राज्य है। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य को माना जाता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो मूल जो राजनीति विज्ञान में अध्ययन की विषय वस्तु है वो राज्य है, राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक राजनीति विज्ञान की शब्दावली है, जबकि राज्य परंपरागत राजनीति विज्ञान की शब्दावली है। तो वास्तव में राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। और सरकार कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। है। अब यहाँ हमें क्या देखना है कि वास्तव में सभी देशों में कुछ अपवाद को छोड़कर सरकार का जो तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, उसकी किसी न किसी रूप में स्वतंत्र रूप में व्यवस्था की जाती है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ब्रिटेन है। ब्रिटेन में 1905 से पहले वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा के द्वारा ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता था। तो स्वतंत्र या पृथक रूप में ब्रिटेन में न्यायपालिका की स्थापना नहीं की गई थी, है ना। अपर हम ये देखें पूरी दुनिया में तो कुछ अपवाद को छोड़ करके न्यायपालिका की किसी न किसी रूप में अलग से व्यवस्था कर दी जाती है। अब बच गए सरकार के 2 अंग, कौन कौन से? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंध क्या होंगे। इन पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही पूरी दुनिया में राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं, जिनमें एक प्रतिमान कहलाता है संसदात्मक प्रणाली और दूसरा अध्यक्षात्मक प्रणाली। मतलब एक संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ऐसा क्यों? जहां कहीं भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है, जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से निकलती है, जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का एक ही जगह विलय हो जाता है, और एक ही जगह विलय होना ही एक नई संस्था का निर्माण होता है उससे, और वो संसद कहलाती है। इसीलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम से, ठीक है। जबकि जहां कहीं भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों की पृथक पृथक रूप में स्थापना की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वहां के संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 में अलग अलग रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की गई। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, वहां केवल 7 अनुच्छेद हैं। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जिसमें से प्रथम 3 अनुच्छेदों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा की गई है। मतलब वास्तविक रूप में अमेरिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं है। वहाँ कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से नहीं होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों मिलकर के या इन दोनों का विलय नहीं होता है, जैसा कि हमारे भारत में, ब्रिटेन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का विलय हो जाता है। ये एक ही संस्था का निर्माण करती हैं, जो कि संसद कहलाती है। जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक है, इन दोनों का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। वहाँ कार्यपालिका के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उसका मुखिया होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। वहाँ जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये दोनों को एक दूसरे से पद से नहीं हटा सकते समय से पहले, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो कार्यकाल होता है वह भी अनिश्चित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। बहुत लंबी बातें, मैं महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ हैं। और वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली का जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है इसमें उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है या सर्वश्रेष्ठ लक्षण होता है क्या, कि यहाँ स्थायित्व के सिद्धांत को अपनाया जाता है। मतलब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। तो वास्तव में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर दो प्रकार के प्रतिमान उभरकर सामने आते हैं, जिसमें एक संसदीय शासन प्रणाली है, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से, मैंने यहाँ नोट किया, आप देखिएगा, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित होते हैं। जहां कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है, मैंने अंदर तक दिया है तीर का निशान, व्यवस्थापिका में से होता है। और इसी के साथ में जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, इसी के साथ में वास्तविक रूप में जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ऐसे लक्षण जहां पाए जाते हैं उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई, राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति किसमें होती है? सरकार में, है। फिर मैंने यहाँ नोट किया, शासन शक्ति के प्रयोग के संस्थागत व्यवस्था को सरकार कहा जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका को मैंने अलग से इसलिए दर्शाया है कि ज़्यादातर देशों के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़ करके स्वतंत्र रूप में इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। जबकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंध क्या हैं, इस आधार पर 2 प्रकार की प्रणालियां उभरकर सामने आती हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली किसे कहेंगे, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या उत्तरदायी होती है। इसी के साथ में जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, इसी के साथ में जहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है। मतलब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। अर्थात वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनमें से ही मंत्रिमंडल का गठन होता है। जैसे हमारे भारत में हम तो सांसद चुन करके भेजते हैं ना, जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उसमें से ही मंत्रिमंडल का गठन होता है। या हम अलग से मंत्री को चुन करके भेजते हैं ना, हम तो सांसद के रूप में चुन करके भेजते हैं, और उसमें से, मतलब जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उसमें से ही मंत्रिमंडल गठन होता है। तो फिर इसका मतलब क्या है, मंत्रिमंडल क्या है?
कार्यपालिका है, कौन सी कार्यपालिका? राजनीतिक कार्यपालिका है। तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? व्यवस्थापिका में से हुआ है। तो जहाँ इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है ना, उसे संसदीय प्रणाली कहा जाता है। इसे संसदीय क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में इन दोनों से ही इन दोनों से ही एक नई संस्था का निर्माण होता है, जिसे संसद कहा जाता है। संसद में व्यवस्थापिका भी होती है और कार्यपालिका भी होती है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई व्यवस्थापिका का स्वतंत्र अस्तित्व है या कार्यपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है। नो, बल्कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का विलय होता है और इन दोनों का विलय होने से एक नई संस्था का निर्माण होता है, जिसे संसद कहा जाता है। और ये संसद ही राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता का केंद्र होती है, इसलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। मैं समझाऊंगा डिटेल्स में सारी बातें। समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए अब देखो मेरे भाई, मैंने यहाँ आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, जिससे कि आप पूर्ण रूप में पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझ सकें। परंतु यहाँ एक बात ध्यान रखना है, मैं ना केवल भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, ना केवल ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, ना केवल जापान की बात कर रहा हूँ, ना केवल ऑस्ट्रेलिया, ना केवल कनाडा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वहाँ ये सब बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए यहाँ मैं जो आपको संसदीय शासन प्रणाली समझा रहा हूँ, इसमें मेरा लक्ष्य भारत नहीं है, बल्कि मैं संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिमान को समझा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली होगी, उसके क्या लक्षण होंगे, उसकी क्या पहचान होगी, है। आप संसदीय शासन प्रणाली को किस तरीके से समझेंगे। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है, आप पहचान कर सकते हैं कि वहाँ संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। किसके आधार पर? इसके आधार पर। और ये दूसरा डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए। पहला चित्र तो क्या हो गया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध कैसे होंगे, हैं। इसके बाद में इन दोनों का विलय होने से संसद का निर्माण होता है, हैं। और यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक रूप में जो संसद होती है वह सत्ता का केंद्र होती है, और यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का विलय हो जाता है। इससे नई संस्था का निर्माण होता है जो संसद कहलाती है, इसलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। यस, आगे अर्थ की बात करेंगे, मैंने लिख भी दिया है, परिभाषा भी लिख दी है, सामान्य रूप में अर्थ भी लिख दिया है। अब ये जो दूसरा डायग्राम मैं आपको समझाऊं, उससे पहले आप इधर आइए। क्या भाई, सामान्य रूप में आप क्या समझे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है? मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब देखिएगा मैंने क्या नोट किया यहाँ, संसदीय शासन, क्या संसदीय प्रणाली शासन की व्यवस्था है। क्या संसदीय प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधानसभा के सदस्यों में से चुनी जाती है। देखिएगा, ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से तो निकल रही है, चुनी जाती है तथा ये उसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सीधी सी बात है क्या कि संसदीय प्रणाली शासन की वो व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है कि इसमें वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका होती है वो मतलब मंत्रिमंडल, राजनीतिक कार्यपालिका जो कार्यपालिका होती है ना, वो वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका मतलब विधानसभा के सदस्यों में से ही निकलती है, इनमें से ही चुनी जाती है। भाई मुझे बताइए, हमने सांसद चुन के भेज दिया ना, अब जिस दल को बहुमत मिलेगा भाई उसमें से तो मंत्री बनाए जाएंगे। तो हमने किसी को पहले शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री थोड़ी ना बनाए, हमने तो सांसद बना करके भेज दिया है, और उसके बाद वहाँ जो है मंत्रिमंडल गठन किया जाता है। और मंत्रिमंडल गठन किस में से होगा? जिसको बहुमत मिला है। बहुमत भी नहीं मिला है तो गठबंधन की सरकार होगी। अब गठबंधन में क्या होगा, जिस जिस दल ने उसे समर्थन दिया है ना, तो समर्थन दिया है उनमें से ही जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों को लिया जाएगा, मंत्रिमंडल गठन किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में कहाँ से आता है? विधानसभा में से ही चुनी जाती है। इसलिए कार्यपालिका विधान सभा या व्यवस्थापिका में से ही चुनी जाती है, और जो ये मंत्रिमंडल या कार्यपालिका है, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, वह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात यहाँ मंत्रिमंडल को, कार्यपालिका को, मंत्रियों को अपने प्रत्येक कार्य का जवाब व्यवस्थापिका को देना पड़ेगा। इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके विभाग में ऐसा गलत काम हुआ तो क्यों हुआ, आपके विभाग में यह कार्य विलंब से हुआ तो क्यों हुआ, इसका हमें जवाब दीजिए। आप कौन? व्यवस्थापिका, विधानसभा इनसे प्रश्न पूछेगी, क्योंकि कार्यपालिका इसके प्रति उत्तरदायी है मेरे भाई। तो ये आप समझ गए क्या? फिर से बोल रहा हूं मैं, संसदीय प्रणाली शासन की व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधानसभा के सदस्यों में से चुनी जाती है तथा ये उसके प्रति उत्तरदायी
होती है। मैंने सारी बातें पहले आपको समझा दी यहाँ, ठीक है। आप ये तीर का निशान है, इसके बाद में तीर का निशान है और इसके बाद में दोनों को जोड़ते हैं, उन्हें बताया, आप इसके आधार पर इसको समझ सकते हैं। अब इसकी एक परिभाषा ले लेते हैं। गार्नर क्या कह रहे हैं, इसके बाद में डायग्राम समझाऊंगा मैं। गार्नर क्या कह रहे हैं, अब इसमें कोई नई बात नहीं है भाई, वही बात है जो मैंने यहाँ सामान्य रूप में आपको समझा दी मेरे भाई, ठीक है। गार्नर क्या कह रहे हैं, संसदीय शासन वह प्रणाली है, क्या संसदीय शासन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालक जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक है, नाम मात्र कार्यपालक कौन है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में कौन है, नाम मात्र का राजा है, क्योंकि वहाँ राजतंत्र है, हमारे यहाँ गणतंत्र है, और वहाँ वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं सारी बातें डिटेल्स में समझाऊंगा। यहाँ देखिएगा, संसदीय शासन वह प्रणाली जिसके अंतर्गत वास्तविक कार्यपालक मतलब मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल विधानमंडल या उसके एक सदन, प्राय लोकप्रिय सदन, मतलब भाई व्यवस्थापिका द्विसदनी भी हो सकती है, जैसे भारत में ब्रिटेन में 2 सदन है, जापान में भी 2 सदन है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें विशेषकर जो कार्यपालिका होगी किसकी प्रत्युत्तरदायी होगी, जो लोकप्रिय सदन होगा। लोकप्रिय सदन कौन होता है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। जैसे हमारे भारत में लोकसभा है, लोकप्रिय सदन है, जनता चुन करके भेजती है प्रत्यक्ष रूप में। तो हमारे यहाँ वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका होती है किसकी प्रत्युत्तरदायी होती है, लोकसभा की प्रति होती है। ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, कौन कौन सदन है, एक तो लॉर्ड सभा है और दूसरा कौन है, दिमाग पर जोर दीजिएगा, एक तो लॉर्ड सभा हो गया, दूसरा कौन सा होगा, लोक सदन आया दिमाग में, दूसरा कौन सा हो गया, लोक सदन है। तो वास्तविक रूप में लोक सदन जनता के द्वारा चुना जाता है। तो वहाँ पर भी जो वहाँ कार्यपालिका, ब्रिटेन में कार्यपालिका किसकी प्रति उत्तरदायी होती है, लोक सदन की प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन 2 सदन हो गए मेरे भाई, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है ना, कौन कौन, लॉर्ड सभा, दूसरा दिमाग पे जोड़ दीजिएगा, आ गया होगा विचार, दूसरा कौन सा है, लोक सदन है ना, कॉमन सभा है कि नहीं, लोकप्रिय सदन। अब लोकप्रिय सदन जिसको कि लोक सदन कह रहे हैं, क्या है वो, लोकप्रिय जनता के द्वारा चुना जा रहा है। तो वास्तविक रूप में जो लोकप्रिय सदन होता है विशेषकर कार्यपालिका उसके प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़े, या उसके एक सदन के प्रति प्रत्यक्ष तथा कानून रूप से और निर्वाचकों के प्रति अंतिम रूप से अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए उत्तरदायी रहती है। जबकि राज्य का प्रमुख जो नामात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि राज्य का प्रमुख जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा है, राज्य का प्रमुख राज्याध्यक्ष औपचारिक होता है, नामात्र की कार्यपालिका होता है, अनुत्तरदायी की स्थिति में रहता है। मतलब इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि संसदीय शासन प्रणाली उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसी के साथ में यहाँ कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका, दूसरी नामात्र की कार्यपालिका। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, क्या व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। और उसमें भी यदि 2 सदन है, 2 सदनों में जो जनता का लोकप्रिय सदन उसकी प्रति उत्तरदायी होगी। और इसी के साथ में यहाँ जो नाम मात्र का कार्यपालक होता है जिसे ध्वज मात्र कार्यपालक भी कहा जाता है, वह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वह अनुत्तरदायी होता है। जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा, समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गई नहीं बात। अब मेरे भाई इधर आइए, ये सारी बातें इस डायग्राम समझा देंगे। ये डायग्राम समझने के बाद में संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को समझने में आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आइए इजीली समझेंगे। अब मैंने यहाँ लिखा है संसदीय व्यवस्था, पहले लिखिएगा चित्र नंबर 2, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखो इधर मैंने नोट किया है मतदाता वंशागत, मतदाता वंशागत, मतदाता चुनते हैं, इधर मतदाता चुनते हैं व्यवस्थापिका को, चुनते हैं कि नहीं, हमारे भारत में जो लोकसभा है उसको मतदाता ही तो चुनते हैं, मतदाता चुनते हैं व्यवस्थापिका को। इधर आइए, मतदाता चुनते हैं राज्य का अध्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो हमारे भारत में राज्य का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है, ठीक है। इसके बाद में आप ब्रिटेन में देखिएगा, यहाँ मैंने वंशानुगत इसलिए लिखा है कि कुछ जगह वास्तविक रूप में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह निर्वाचित नहीं होता है बल्कि वंशानुगत होता है। जैसे ब्रिटेन में वास्तविक रूप में जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राजा या रानी, वह वंशानुगत होता है, निर्वाचित नहीं होता है। कहने का मतलब जो राज्य का अध्यक्ष है यदि वह निर्वाचित है तो इसका मतलब वहाँ गणतंत्र है, और राज्य का अध्यक्ष यदि वंशानुगत है तो इसका मतलब वहाँ राजतंत्र है। जैसे भारत में क्या है, गणतंत्र है, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित है, ठीक है, अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। जबकि ब्रिटेन में जो राज्य का अध्यक्ष राजा या रानी वो निर्वाचित नहीं है, वंशानुगत है, वंशानुगत है, इसलिए वहाँ क्या है, राजतंत्र है। समझ गए।
तो गणतंत्र किसको कहेंगे? जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है तो इसे गणतंत्र कहा जाता है, और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्र कहा जाता है। यस, आगे बढ़े। अब इधर आइए, व्यवस्थापिका चुनती है प्रधानमंत्री को। ध्यान दें भाई, ये तो क्लियर है, जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है उसका नेता ही अक्सर प्रधानमंत्री बनता है, और यदि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो राज्य का अध्यक्ष होता है उसकी शक्ति कुछ बढ़ जाती है। अब ध्यान दें, यहाँ व्यवस्थापिका चुन दिया किसको? प्रधानमंत्री को। इधर आई राज्य का अध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा या रानी है, हमारा राष्ट्रपति, भारत का उदाहरण दीजिएगा, राज्य का अध्यक्ष जैसे राष्ट्रपति है, वो मनोनीत करते हैं किसको? प्रधानमंत्री को। लेकिन ये बात क्लियर है, जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया उस दल का जो नेता होता है प्रधानमंत्री बनता है। मगर जब कभी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, गठबंधन सरकार बनती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का जो अध्यक्ष होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वह निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री को मनोनीत करता है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है, उसमें अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यदि स्पष्ट बहुमत है तो पहले निश्चित हो चुका है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब राज्य का अध्यक्ष होगा ये। अब देखो इधर ही अब 2 अध्यक्ष हो गए ना कार्यपालिका के। तो संसदीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वहाँ कार्यपालिका के 2 अध्यक्ष होंगे ही होंगे, एक वास्तविक कार्यपालक, दूसरा नाम मात्र का कार्यपालक। जैसे भारत में 2 अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन में भी 2 ही अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री और राजा या रानी की, क्यों राजतंत्र है। ठीक है मेरे भाई। अब आगे आइएगा, प्रधानमंत्री तक पहुँच गए। अब प्रधानमंत्री चयन करता है किसका? मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल गठन कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ये बात सत्य है कि राज्य का जो अध्यक्ष होता है, मतलब भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा, तो वो वास्तविक रूप में इसे अपनी सहमति अवश्य देता है, लेकिन केवल औपचारिकता होती है। वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिन मंत्रियों का चयन किया गया है, उनको वास्तविक रूप में जो राज्य का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति या ब्रिटेन राजा या रानी, उसको स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ भी जो राज्य का अध्यक्ष है, वास्तविक रूप में यहाँ भी इसकी औपचारिकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। कौन करेगा मंत्रिमंडल गठन? प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिएगा आगे। अब मंत्रिमंडल आ गया, इसके बाद में फिर प्रशासन कौन करेंगे भाई? अब यहाँ जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों का एक एक अध्यक्ष होता है जो कि मंत्री होता है। तो प्रशासन करते हैं कौन? मंत्रालय या विभाग, मंत्रालय या विभाग। अब इसको हमने जो कटी हुई रेखा इससे बाहर इसलिए स्थान दिया है क्योंकि यहीं तक यही है मुख्यतः जो संसदीय व्यवस्था है, ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो ये मंत्रालय विभाग है इनको बाहर इसलिए दिया है क्योंकि वास्तविक रूप में ये स्थायी कार्यपालिका है, ये स्थायी कार्यपालिका है। जबकि यहाँ जो ये आ रहे हैं ये क्या है? ये सब अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। ये नहीं है कि एक बार सेवा में आ गए तो हमेशा बने रहेंगे हैं, या 60 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष ही है। बाकी 5 वर्ष से पहले भी ये दोनों एक दूसरे को पद से हटा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को भी महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। यस, आप देखिएगा, अब इन सबको मिलाइएगा, इधर आइएगा। मैंने यहाँ संसद क्यों नोट किया है? यहाँ देखिएगा, ये संसद क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि संसदीय प्रणाली में वास्तव में कार्यपालिका, अब आपको कहीं दिख रही है इधर अलग से लिखा हुआ है कि कार्यपालिका, ये प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये अलग से लिखा हुआ है कहीं? ये कहाँ से बन रहा है? व्यवस्थापिका में से तो बन रहा है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में से तो निकल रही है कार्यपालिका। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन किया है, तो कार्यपालिका कहाँ से निकली? व्यवस्थापिका में से निकल रही है मेरे भाई। तो यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का विलय हो जाता है। आप देखिएगा, ये मैंने कटी रेखा देखा, विलय हो गया, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना। अब ये दोनों का जो विलय होता है, उस विलय के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट जिसे संसद कहा जाता है। और ये संसद वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों से मिलकर बनती है, इन दोनों से सर्वोच्च होती है, इन दोनों का नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन करती है। कौन? संसद। इसीलिए आप कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में जो संसद होती है वह संसद सत्ता का केंद्र होती है, वह संसद सत्ता का केंद्र होती है। इसलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। क्लियर? मैं आशा करता हूँ दूसरा डायग्राम आप समझ गए होंगे। अब इधर आइए, मैंने सामान्य अर्थ नोट कर दिया है, नोट कीजिएगा। मैंने एक परिभाषा भी नोट कर दी है गार्नर की, इसे भी नोट कीजिएगा। इसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट ले रहे हैं हम संसदीय
प्रणाली की विशेषताएं। यस, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक विद्वान है डी.वी. वर्णे, नोट कीजिएगा, डी.वी. वर्णे ने अपनी पुस्तक एन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, क्या बोला है, डी.वी. वर्णे ने अपनी पुस्तक एन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं, जो कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है वहां ये लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप इन लक्षणों के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली के मॉडल को आसानी से समझ सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली आखिर है क्या चीज। यस, व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये डायग्राम मैंने बना दिया, आप इससे सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। अब इस डायग्राम से, ये दोनों जो डायग्राम मैंने बनाए, इन दोनों ही डायग्रामों से ये सारे लक्षण बन जाएंगे। इन सारे लक्षणों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये अलग बात है कि डी.वी. वर्णे की पुस्तक के अंतर्गत जो इसके लक्षण बतलाए गए हैं उनको यहाँ मैंने आपके लिए नोट किया है, जिससे कि आप इनको ठीक से समझ सकें। चलिए, अच्छा, अब आप देखिएगा इसका जो पहला लक्षण आ रहा है वो क्या आ रहा है, नोट कीजिएगा। पहला लक्षण क्या है, व्यवस्थापिका संसद बन जाती है। मैंने आपको पहले बता दिया था, व्यवस्थापिका संसद बन जाती है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली में जो व्यवस्थापिका है वही संसद बन जाती है। अब आप देखिएगा यहाँ व्यवस्थापिका में इस कार्यपालिका बन रही है भाई, प्रधानमंत्री का जो है इसी में से चयन हो रहा है। इसके बाद में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन कर रहा है, मंत्रिमंडल ही तो कार्यपालिका है। कहाँ से निकली है ये, व्यवस्थापिका में से निकली है। अब जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों का जो विलय हो जाता है, इससे जो नई संस्था का निर्माण होता है वह नई संस्था ही संसद कहलाती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका ही संसद बन जाती है। नोट कीजिएगा। दूसरा, कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है। नोट कीजिएगा, कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है। कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है, कैसे देखिएगा। एक तो ये राज्य का अध्यक्ष हो गया, ये सरकार का अध्यक्ष हो गया। राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है, जबकि सरकार का अध्यक्ष वास्तविक होता है। इसके द्वारा वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा, हमारे भारत में जो वास्तविक अध्यक्ष है कौन है, जिसे शासन अध्यक्ष कहा जाता है, प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ जो नाम मात्र का अध्यक्ष है, जो राज्य का अध्यक्ष है, जिसे राज्याध्यक्ष कहा जाता है या ध्वज मात्र कहा जाता है, ध्वज मात्र शासक कहा जाता है, कौन है, हमारा राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति है। तो यहाँ वास्तविक रूप में दो प्रकार की कार्यपालिका होगी ना, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। ये वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में निश्चित रूप में कार्यपालिका दो भागों में विभक्त रहती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। मैं पुनः पूछ रहा हूँ, भारत में नाम मात्र का कार्यपालक कौन है, राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालक कौन है, प्रधानमंत्री। ब्रिटेन में नाम मात्र का कार्यपालक कौन है, राजा या रानी। और वास्तविक कौन है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली का और उदाहरण विशेषकर जापान। नोट कीजिएगा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ठीक है, 3 मैंने बताए दिए, 2 मैंने बताए दिए, भारत और ब्रिटेन। कितने हो गए, 5 देशों के नाम नोट कीजिएगा। भारत, ब्रिटेन मुख्य जो है, भारत, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। चलिए आगे। तीसरा लक्षण क्या है, राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति। इधर आइए, राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति आपके सामने। राज्य का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किसको, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कौन है, सरकार का अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री कौन है, सरकार का अध्यक्ष है, कार्यपालिका का अध्यक्ष है। यस, वास्तविक वास्तविक वास्तविक। और ये प्रधानमंत्री वास्तविक रूप में सरकार का अध्यक्ष है। इसलिए जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा क्या, नो, प्रधानमंत्री ही करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। आगे बढ़िएगा। चौथा है, सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है। देखिएगा, सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है। ये देखिएगा, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, चुनती है कौन, व्यवस्थापिका। अब आगे क्या लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा। सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल की रचना करता है, तो मंत्रिमंडल का चयन कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। बात सही है कि राज्याध्यक्ष, जो राज्य का अध्यक्ष होता है, उसकी सहमति जरूरी है, लेकिन ये औपचारिकता है। जो सूची प्रधानमंत्री के द्वारा तैयार की जाती है, वास्तविक रूप में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है। आगे बढ़िएगा। पांचवा है, मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है। आप देखिएगा, यहाँ मंत्रिमंडल मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ देखिएगा इसमें क्या है, मंत्रिमंडल सामूहिक है। सामूहिक इसलिए क्योंकि ये वास्तविक रूप में सामूहिक रूप में उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। इसी के साथ में ये पूर्णतः मंत्रिमंडल के अधीन कार्य करती है। और वास्तविक रूप में ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो मंत्रिमंडल है वह एक टीम के रूप में कार्य करती है। इसलिए कहा जाता है कि ये सभी एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल सामूहिक संस्था होती है। छठा क्या है,
मंत्रीगण सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मंत्रीगण सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मंत्रीगण सामान्यतः संसद के सदस्य होते हैं। इसका मतलब ये है कि वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति को मंत्री का पद दे दिया और यदि वह वास्तविक रूप में संसद का सदस्य नहीं है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा का, तो ऐसी स्थिति में उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और सामान्यतः शब्द का प्रयोग डीवी वर्णे ने इसलिए किया है क्योंकि वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री का पद दिया जा सकता है, परंतु उसके बाद में 6 माह के अंतर्गत, भारत में 6 माह के अंतर्गत संसद की सदस्यता ग्रहण करनी ही पड़ेगी, अन्यथा अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए सामान्यतः शब्द का प्रयोग किया है कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसे मंत्री बनाया जा रहा है, बाद में इसकी सदस्यता ग्रहण करेगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। 7वां है कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका, मैंने यहाँ पहले समझा था, कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब वास्तविक रूप में कार्यपालिका को प्रत्येक बात का जवाब व्यवस्थापिका को देना पड़ेगा। व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका के सदस्यों से, मंत्रियों से विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है, व्यवस्थापिका का कार्यपालिका में विश्वास नहीं है, तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और यदि ये पारित हो जाता है तो इसको पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। 8वां है सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को सभा विघटित करने की सलाह दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को सभा विघटित करने की सलाह दे सकता है। सरकार का अध्यक्ष, ये सरकार का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। देखिएगा, सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष, ये राज्य का अध्यक्ष भारत में कौन है? राष्ट्रपति। ब्रिटेन में कौन है? राजा या रानी। तो फिर क्या समझेंगे आप? सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को, सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, सरकार का अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, सरकार का अध्यक्ष, आगे राज्य के अध्यक्ष को, राज्य का अध्यक्ष कौन है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति। सरकार का अध्यक्ष राज्य के अध्यक्ष को सभा विघटित करने की सलाह दे सकता है। सभा विघटित, व्यवस्थापिका सभा, विधानसभा व्यवस्थापिका, इसको विघटित करने की सलाह दे सकता है। कौन देगा? प्रधानमंत्री। ऐसा केवल संसदीय प्रणाली में होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, दोनों का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, दोनों पृथक होती हैं, दोनों अलग होती हैं। वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, नोट कीजिएगा। आगे बढ़ें। इसके बाद में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं इसी बिंदु के अंतर्गत। वास्तविक रूप में एक विद्वान है कार्ल, नोट कीजिएगा, कार्ल लोवेनस्टीन। कार्ल लोवेनस्टीन ने कहा है कि वास्तविक रूप में सच्ची संसदीय व्यवस्था भंग करने की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। भंग करने की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है। भंग करने की धुरी के इर्द गिर्द का मतलब यह है कि सरकार का अध्यक्ष जब चाहे तब राज्य के अध्यक्ष को सभा, मतलब व्यवस्थापिका विधानसभा को विघटित करने की सलाह दे सकता है। इसलिए सच्ची संसदीय व्यवस्था भंग करने की धुरी के इर्द गिर्द घूमती है, नोट कीजिएगा ये, ठीक है। आगे बढ़े। 9वां है संसद, इसके संगठक भागों कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सर्वोच्च होती है। संगठक भाग है संसद के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में। तो वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जब विलय हो जाता है, विलय के परिणाम स्वरूप नई संस्था का निर्माण होता है, वह नई संस्था संसद कहलाती है और वह संसद व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों से सर्वोच्च होती है क्योंकि इन दोनों का ही नियंत्रण, निर्देशन और निरीक्षण संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। यस, आगे बढ़े। बहुत लंबी बातें हैं। इसके बाद में 10वां है कार्यपालिका केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कार्यपालिका केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी रहती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति तो अप्रत्यक्ष रूप में रहेगी, ठीक है। जब चुनाव होंगे तो जनता के सामने जाना पड़ेगा इन मंत्रियों को भी, मगर ये अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष रूप में तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, निर्वाचकों के प्रति, मतदाताओं के प्रति तो अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होती है, अप्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होती है। क्या कह रहा हूँ? अप्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होती, निर्वाचित नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? निर्वाचकों के प्रति, मतदाताओं के प्रति। आगे बढ़े। 11वां बहुत महत्वपूर्ण है,
11वां लक्षण, राजनीतिक व्यवस्था में पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकल सिस्टम, इन पांचों जगह संसदीय शासन प्रणाली है कि नहीं? यस। राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है। फिर से बोल रहा हूँ, 11वां लक्षण डी वर्ने बोल रहे हैं, राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। आपको कहीं दिखाई दे रहा है इसमें कार्यपालिका लिख रखा है क्या मैंने? कार्यपालिका कहाँ से बन रही है? व्यवस्थापिका में से बन रही है। इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का विलय होता है, और इस विलय के परिणाम स्वरूप एक नई संस्था का निर्माण होता है जिसे संसद कहा जाता है। और यह संसद वास्तविक रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों का नियंत्रण, निर्देशन और निरीक्षण करती है। यस, निर्देशन, निरीक्षण, नियंत्रण करती है। कौन? संसद। इसलिए संसद राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता का केंद्र होती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। अब यहाँ डीवी वर्ने ने बहुत अच्छी कोटेशन दी है, नोट कीजिएगा। क्या कह रहे हैं? डीवी वर्ने कह रहे हैं, डीवी वर्ने कह रहे हैं, नोट कीजिएगा, डीवी वर्ने कह रहे हैं कि यह एक ऐसा मंच है। कौन? संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पार्ले शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद का मंच। ठीक है, यह एक ऐसा मंच है। कौन कह रहे? मैं नहीं कह रहा, डीवी वर्ने। एक ऐसा मंच है जहां राजनीति का नाटक खेला जाता है। यह राष्ट्रीय विचारों का रंगमंच है। यह राष्ट्रीय विचारों का रंगमंच है। एक ऐसा विद्यालय है जहां व्यक्ति को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या कहा मैंने? राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक ऐसा विद्यालय है जहां व्यक्ति को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक ऐसा रंगमंच है जहां राष्ट्रीय विचारों का प्रतिनिधित्व होता है, जहां राष्ट्रीय विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। मतलब यह है राष्ट्रीय विचारों का रंगमंच है। और संसद एक ऐसा मंच है जहां राजनीति का नाटक खेला जाता है। हैं? ये हो गए डीवी वर्ने के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली के लक्षण। ठीक है, ये 11 के 11 लक्षण आप समझ जाइएगा। अगर इनमें से किसी में आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम समझाया, आप इससे सारी बातें समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपने संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं ठीक से समझ ली हो गई। अब इसमें कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।